19 जुलाई 2014 को शाम करीब पौने 7 बजे नीरज के मोबाइल फोन पर उसके जीजा नितिन का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि मेरा और पारुल के बीच झगड़ा हो गया है। अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद फोन कट गया। इतना सुनते ही नीरज परेशान हो गया कि जीजा ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसने महसूस किया कि फोन करते समय जीजा की आवाज में घबराहट थी। नीरज जानना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इस तरह की बात कही। जानने के लिए उसने नितिन को फोन लगाया, लेकिन किसी वजह से उससे बात नहीं हो सकी। नितिन पत्नी पारुल और 4 साल की बेटी आयुषी के साथ नोएडा सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लोरियल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर E402 में रहता था। बात गंभीर थी, इसलिए नीरज ने यह बात अपने पिता सुरेंद्र कुमार को फोन करके बता दी। सुरेंद्र कुमार धीपरवाड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा में रहते थे। रेवाड़ी से नितिन का फ्लैट बहुत दूर था। जल्द फ्लैट पर पहुंचना उनके लिए असंभव था, इसलिए उन्होंने भी दामाद से बात करने के लिए कई बार फोन मिलाया, लेकिन किसी वजह से उनकी बात नहीं हो सकी और न ही बेटी पारुल से कोई संपर्क हो सका। सुरेंद्र कुमार भी इस बात की चिंता कर रहे थे कि बेटी और दामाद में से किसी का भी फोन क्यों नहीं लग रहा। नितिन ने नीरज से फोन पर जो शब्द कहे थे, उससे उन्हें अंदेशा हो रहा था कि कहीं उन लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इस तरह की तमाम आशंकाएं उनके मन में आ रही थीं। नोएडा में सुरेंद्र कुमार के एक रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने अपने उस रिश्तेदार को फोन करके दामाद के फ्लैट पर जाकर पता लगाने को कहा। उसी समय वह रिश्तेदार लोरियल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर E402 पर पहुंचा तो उसे वह फ्लैट बंद मिला। फ्लैटों में रहने वाले अधिकांश लोग अपने पड़ोसी तक से वास्ता नहीं रखते, वे केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। तभी तो उस रिश्तेदार ने जब नितिन का फ्लैट बंद देखा तो उसने आसपास वालों से नितिन के बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उस रिश्तेदार ने यही बात फोन पर सुरेंद्र कुमार को बता दी। फ्लैट बंद था, बेटी और दामाद का फोन नहीं मिल रहा था। सभी लोग कहां चले गए, यही सोचकर घर के सदस्य चिंतित थे। अब तक रात भी गहरा चुकी थी। ऐसे में उनके सामने रात भर इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने सुबह होते ही नोएडा जाकर बेटी दामाद का पता लगाने का निश्चय किया। चिंता में उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन 20 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कुमार अपनी पत्नी और बेटे के साथ नोएडा स्थित अपने दामाद के फ्लैट पर पहुंचे। उन्हें भी फ्लैट बंद मिला तो उन्होंने सोसाइटी के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। फ्लैट बंद और उसमें रहने वालों का कोई अता पता नहीं चलने पर मामला संदिग्ध लग रहा था। सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने इसकी सूचना थाना सेक्टर 58 को दे दी। थाने में खबर मिलने के थोड़ी देर बाद ही थाना प्रभारी चरण सिंह शर्मा सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लोरियल अपार्टमेंट पहुंच गए। तब सोसाइटी वाले पुलिस को उस फ्लैट तक ले गए जिसमें नितिन परिवार के साथ रहता था। फ्लैट का दरवाजा बंद होने से पुलिस भी चौंकी। फ्लैट खोलना जरूरी था, उसके बाद ही नितिन और उसकी बीवी बच्ची का पता लग सकता था। वहां मौजूद लोगों की मौजूदगी में थाना प्रभारी ने नितिन के फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें तेज बदबू का एहसास हुआ। फ्लैट का नजारा चौंकाने वाला था। जमीन पर बिछे गद्दे पर नितिन की 4 साल की बेटी आयुषी मृत पड़ी थी। नातिन की लाश देखकर सुरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस नितिन और पारुल को ढूंढते हुए फ्लैट की लॉबी में पहुंची तो कुर्सी पर 28 वर्षीय पारुल की लाश मिली, लेकिन नितिन फ्लैट में नहीं मिला। दोनों लाशों से तेज बदबू आने से लग रहा था कि उनकी हत्या कई दिनों पहले की गई थी। मौके पर चाकू तथा फर्श पर खून के धब्बे थे। पारुल के हाथ पर भी
पारुल के पति नितिन रोहिल्ला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले नितिन रोहिल्ला की शादी सन 2008 में धीपरवाड़ा, रेवाड़ी के रहने वाले सुरेंद्र कुमार की बेटी पारुल से हुई थी। नितिन ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित यामाहा कंपनी में इंजीनियर था। पारुल आर्किटेक्ट की डिग्री लिए हुए थी। उच्च शिक्षित पारुल और नितिन की गृहस्थी हंसी खुशी से बीत रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद पारुल एक बेटी की मां बनी, जिसका नाम आयुषी रखा। बेटी के जन्म के बाद दोनों बेहद खुश थे। नितिन ने नोएडा के सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लोरियल अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। वहीं पर वह पत्नी और बेटी के साथ रहता था। पारुल हाउसवाइफ थी। पति के ड्यूटी पर जाने के बाद वह बेटी के साथ घर पर मस्त रहती थी। पुलिस नितिन रोहिल्ला की तलाश में जुट गई। वह यामाहा कंपनी में नौकरी करता था। वहां जाकर पुलिस ने पता किया तो जानकारी मिली कि 17 जुलाई को नितिन ने तबीयत खराब होने की बात कहकर ऑफिस आने से मना कर दिया था। यानी वह 16 जुलाई तक ऑफिस आया था, उसके बाद नहीं आया था। पारुल और आयुषी के शव देखकर लग रहा था कि उनकी हत्याएं 3-4 दिन पहले की गई थीं। कई दिनों से नितिन के ऑफिस न पहुंचने पर पुलिस का शक नितिन की तरफ और बढ़ गया। पुलिस मानकर चल रही थी कि हत्या करने के बाद वह फरार हो गया है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, शायद उससे उसके बारे में कोई सुराग मिल सके। पुलिस नितिन की सरगर्मी से तलाश कर रही थी कि रात 8 बजे पुलिस को खबर मिली कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर एक कार में आग लगी है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। आधा घंटे की मशक्कत के बाद कार में लगी आग बुझाई गई। पुलिस ने जांच की तो उस सेंट्रो कार में एक आदमी जला हुआ मिला। उस सेंट्रो कार की जांच की गई तो पता चला कि वह कार नोएडा के सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लोरियल अपार्टमेंट में रहने वाले नितिन रोहिल्ला की है। स्थानीय पुलिस ने यह जानकारी सेक्टर 58 थाना पुलिस को दी तो थाना प्रभारी रात में ही एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर पहुंच गए। लाश झुलस चुकी थी, इसलिए वह पहचानने में नहीं आ रही थी। जब कार नितिन की है तो इसमें जली लाश किसकी है? यह बात कोई समझ नहीं पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद नितिन ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली हो। यह बात यकीन के साथ तब तक नहीं कही जा सकती थी जब तक कार में जली लाश की शिनाख्त न हो जाए। थाना प्रभारी चरण सिंह शर्मा ने नितिन रोहिल्ला के घर वालों को बुलाया तो नितिन के भाई ने उसकी शिनाख्त अपने भाई के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने वह लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और एक सैंपल डीएनए जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया, जिससे पता चल सके कि लाश किसकी थी। पुलिस यह भी मानकर चल रही थी कि कहीं यह नितिन की कोई गहरी साजिश तो नहीं है, जिसमें उसने पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद खुद को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बना दिया हो। नितिन को लेकर पुलिस असमंजस की स्थिति में आ गई। पारुल और उसकी बेटी आयुषी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया था कि पारुल की हत्या गला दबाकर की गई थी और आयुषी की मौत भी सांस रुकने की वजह से हुई थी। नाक और मुंह बंद करके आयुषी की सांस रोकी गई थी और दोनों की हत्या 16 से 17 जुलाई 2014 की रात को की गई थी। नोएडा के जिस अपार्टमेंट में नितिन रहता था, पुलिस ने वहीं से जांच की शुरुआत की। पुलिस के पास नितिन के फोन की कॉल डिटेल्स भी आ चुकी थी। कॉल डिटेल्स के अध्ययन से पता चला कि जिस रात पारुल और आयुषी की हत्या की गई थी, नितिन के फोन की लोकेशन प्रतीक लोरियल अपार्टमेंट की ही थी। अपार्टमेंट की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 16 जुलाई के बाद पारुल और आयुषी फ्लैट से नहीं निकले थे। शाम के समय नितिन को फ्लैट में जरूर जाते देखा गया था। इसका मतलब 16 जुलाई की शाम को नितिन फ्लैट में आया था। उस समय वह सूरजपुर स्थित अपने ऑफिस से आया था। उसके ऑफिस से पता चला कि 16 जुलाई को ड्यूटी करने के बाद वह वहां से 5 बजे निकला था। ऑफिस से वह शाम 6 बजे के करीब अपने फ्लैट पर पहुंचा था। 17 जुलाई को नितिन ड्यूटी पर नहीं गया था। उसने फोन करके बता दिया था कि उसकी तबीयत खराब है। 16 जुलाई की शाम को अपने फ्लैट में घुसा। नितिन 19 जुलाई को सुबह 7:30 बजे के करीब बाहर निकला था, यानी 16 से 17 जुलाई की रात को पत्नी व बेटी की हत्या करने के बाद। वह 19 जुलाई तक दोनों लाशों के साथ फ्लैट में ही रहा।
उसका बाहर जाना और 7 घंटे बाद फ्लैट में वापस आने का यह संकेत मिल रहा है कि उसने लाशों को अपार्टमेंट से बाहर ले जाने का प्लान बनाया होगा। लेकिन चौकस सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उसका प्लान चौपट हो गया होगा, इसीलिए वह 7 बजे के करीब वहां से अकेला ही चला गया। नितिन के भाई ने भले ही जली हुई कार में मिली लाश की शिनाख्त नितिन के रूप में कर दी है, लेकिन पुलिस को अभी भी संदेह है, तभी तो उसने डीएनए जांच के लिए सैंपल भिजवाए हैं। अगर डीएनए जांच में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कार में मिली लाश नितिन रोहिल्ला की थी, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद नितिन ने भी सुसाइड कर लिया है। और अगर डीएनए जांच रिपोर्ट नितिन के अलावा और किसी आदमी की निकली, तो पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर उसे नितिन को तलाशना होगा। इसके बाद ही पता लग सकेगा कि उसने खुद को बचाने के लिए किस शख्स को अपनी कार में जलाया था। बहरहाल पुलिस के लिए यह मामला अब बहुत पेचीदा हो गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस कहानी में खूनी कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल नई उम्मीद को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे कहानी पहुंच सके। मैं बादशाह।